हेलो गाइस। तो टेट और सी टेट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक मैं 12 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा 13वां वीडियो है। तो पिछले टॉपिक में हमने वन के ऊपर एमसीक्यूज किए थे कि वनों के प्रकार के ऊपर और उनकी कौन से वृक्ष फेमस है और इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मिट्टी मतलब कि मृदा के बारे में और कृषि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोनों टॉपिक हम एक साथ कवर कर लेंगे। इसमें भी काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा है। ठीक है, कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मृदा है, जिसमें पर्वतीय मृदा जो ऊपरी क्षेत्र में जो पाई जाएगी, पर्वतीय मृदा, वो 8.7% है। मरुस्थली मृदा 4.42% है। लेटेराइट मृदा 3.7% है। काली मृदा 15%। लाल मिट्टी जो है अपनी 18% है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 40 से 43%। फिर इसके बाद दलदली मिट्टी और लवणीय मिट्टी 1% है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं, वो 40 से 43% होगी। सेकंड नंबर पर लाल मिट्टी रहेगी, जो नंबर 2 पर आएगी, जो मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है, 18% लाल मिट्टी। फिर उसके बाद काली मिट्टी तीसरे नंबर पर। फिर पर्वतीय मिट्टी चौथे नंबर पर। फिर पांचवें नंबर पर मारुस्थलीय मृदा। छठवें नंबर पर लेटराइट और सातवें आठवें पर ये 1% से भी कम है, दलदली और लवणीय मिट्टी। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये इस क्षेत्र में, ये वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और ये यहां पर, ये इस वाले क्षेत्र में, ये ब्लैक कलर के जो डॉट्स बनाए मैंने, तो इस क्षेत्र में हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जो 8.60% है। उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जो 8.7% है। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, ये इस एरिया में जो है, इस एरिया में मारुस मारुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अलग अलग रंग से मैं बना देता हूं आपको, है ना। इस क्षेत्र में हमारी पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये वाला क्षेत्र, ये ये वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये मारुस्थली क्षेत्र है, लाल कलर से मैंने कर ही दिया है ना। ये जो जो सबसे ज्यादा आपको दिख रही है, ये ये वाला जो एरिया है, ये अपना जो एरिया है, ये जलोढ़ मिट्टी का है, एलुवियल सॉइल का। ठीक है, ये कौन सा है? एलुवियल सॉइल का। फिर उसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रीन कर देते हैं इसको। ये जो एरिया है, ये काली मिट्टी का है। कौन सी मिट्टी का है? काली मिट्टी का। फिर उसके बाद ये जो एरिया है, ये ये वाला, ये वाला, ये हमारी लाल मिट्टी का एरिया है। ठीक है, और ये ब्लैक ब्लैक जो आपको बाहर ढलानों पे दिख रहा है, पूर्वी ढलानों पर और पश्चिमी ढलानों पर, ये दिख रहा है आपको, पूर्वी पूर्वी ढलान और पश्चिमी ढलान पर, तो ये हमारी लेटराइट मृदा है। होपफुल इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है? यह भारत में 40 से 43% भारत में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है, और भारत में अधिकांश मिट्टियों में अपनी ह्यूमस की कमी रहती है। ठीक है, तो अधिकता इसमें काय की होती है? कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम की अधिकता ज्यादा होती है, मतलब कि चूना पत्थर जो होता है। अगर चूने कैल्शियम जिसको हम सीए बोलते हैं, और पोटेशियम, तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड है इसमें, तो उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी जलोढ़ मिट्टी में, और पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा होगी। जलोढ़ मिट्टी में कौन से दो तत्व की मात्रा ज्यादा होती है? कैल्शियम की और पोटेशियम की। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी में कौन से दो तत्व अधिक होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम की। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ये चट्टानी तत्व है। क्या है ये? क्योंकि ये चट्टानी
तत्व हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा इसलिए अधिक होती है क्योंकि ये चट्टानी तत्व है। ठीक है। नदी के साथ बहकर आने वाली मृदा, ये कौन सी मृदा है? नदी के साथ बहकर जो मृदा आती है वो हमारी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें किसकी कमी होती है? वेरी आईएमपी है। हमारी अधिकांश जो मृदा है उनमें काय की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। काय की कमी होती है? अधिकांश मृदा में, भारत में जितनी भी मृदा पाई जाती है, अधिकांश मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काय काय की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो एलुवियल सेल है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एक है खादर, एक है बांगर। तो ये खादर मिट्टी जो है, मतलब कि एलुवियल सॉइल का ही टाइप है, जलोढ़ मिट्टी का ही टाइप है ये। तो वह मिट्टी है जो नदी के किनारे डली होती है। तो ये कौन सी है? नदी के किनारे। और जो बांगर मिट्टी, ये प्राचीन पुरानी मिट्टी है, याद रखना है। बांगर मिट्टी जो प्राचीन मिट्टी, एलुवियल सॉइल का टाइप है, जलोढ़ मिट्टी का टाइप है। ये बाढ़ के समय जो क्या होता है कि नदी के ऊपर वाले हिस्से में जो मिट्टी आ जाती है, मतलब ये नदी है, बीच वाला जो हिस्सा है, ठीक है, गहरा हिस्सा जो है, तो बाढ़ के समय नदी के ऊपर वाले हिस्से में जो मिट्टी आ जाती है उसे हम बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। तो जलोढ़ मिट्टी के कुछ नाम है, इसको क्या क्या बोलते हैं आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। और सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी है। काय काय की खेती होती है इसमें? धान की, गेहूं की, मक्का की, तिलहन की खेती होती है। काय काय की? धान, गेहूं, मक्का, तिलहन की अधिकांश खेती होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी होती है। सबसे अधिक भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का नाम कछारी मिट्टी भी है और दोमट मिट्टी भी है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक खादर, एक बांगर। खादर नई प्रकार की है और बांगर प्राचीन समय की है। खादर का मतलब होता है वह मिट्टी जो नदी के किनारे डली हो, नई मिट्टी जिसको बोलते हैं। और बांगर मतलब प्राचीन समय में बहुत समय से जो इकट्ठी होती है, बाढ़ के समय नदी ऊपर आती है तो ऊपर वाले हिस्से में जो मिट्टी आ जाती है उसे हम बांगर कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है और इसमें कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इतनी बात आपको फुली समझ में आई होगी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं लेटराइट मिट्टी पर। किस मिट्टी पर आते हैं हम? लेटराइट मिट्टी पर। तो लेटराइट मिट्टी का मैंने मैप पे आपको इससे ही बता ही दिया है कहां कहां आती है। तो लेटराइट मिट्टी में होता क्या है, जो वर्षा होती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। वर्षा कैसी होगी? 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो जो लेटराइट मिट्टी होती है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। कौन कौन क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, कर्नाटक में ही पाई जाती है। तो इसमें होता क्या है, ये भारत में 3.7% है। जहां पर बारिश 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी वहां पर लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। एक पॉइंट आपको याद रखना है, इस चीज का आप गांठ बांध लीजिए। जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर हमारी लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र, कर्नाटक भी ले लीजिए। जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो गई वहां पाई जाएगी। तो होता क्या है, लेटराइट मिट्टी जो रहती है, वैसे सब मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं वो ऊपर की सतह पर रहते हैं। कहां रहते हैं? ऊपर की सतह पर रहते हैं। ठीक है, ऐसे ऊपर की सतह पर रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अत्यधिक वर्षा के कारण जो तत्व रहते हैं मिट्टी में ऊपर की जगह वो नीचे की ओर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम निच्छादन बोलते हैं, इंग्लिश में लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। तो इसके कारण इसके जो तत्व हैं वो नीचे की ओर आ जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और जो लेटराइट मिट्टी है इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल होता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। यह मिट्टी लाल रंग की होती है। किस कारण होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। किसके कारण होती है? आयरन ऑक्साइड। किसके कारण होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं अगली मिट्टी के टाइप पर, लाल मिट्टी। ठीक है, जो सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के बाद 18% जो है हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। और लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? कम उपजाऊ। इसलिए यहां पर मोटा अनाज उगाया जाता है, बाजरा, ज्वार, मूंग, है ना। तो लाल मिट्टी में कौन सा अनाज उगाया जाता है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप उत्तर देंगे
लाल मिट्टी में हम मोटा अनाज उगाते हैं और ये कम वर्षा वाली मिट्टी में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए ये जो है कम उपजाऊ है। ठीक है, क्योंकि ये रेतीली सी होती है ना, इसके कण काफी बारीक होते हैं। तो रेत रेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैंड। सैंड, तो सैंड से सिलिकॉन याद कर लो आप। रेतीले कण होते हैं इसके, रेतीले जैसे बारीक कण होते हैं, तो इसमें काय की मात्रा अधिक होती है? सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है। तो इस और जो लाल मिट्टी है इसमें भी आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन की मात्रा अधिक होती है। काय की मात्रा अधिक होती है इसमें? आयरन की मात्रा अधिक होती है। और इसके कण कैसे? रेत जैसी बारीक होते हैं और उसमें सिलिकॉन की मात्रा अधिक है। इसका रंग लाल क्यों है? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्यों है इसका रंग लाल? आयरन ऑक्साइड। तो लेटराइट मिट्टी में भी हमारा आयरन ऑक्साइड था, लाल मिट्टी में भी हमारा आयरन ऑक्साइड है, इसलिए दोनों का रंग कैसा है? लाल है। और इसमें क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ये कम उपजाऊ है। ठीक है, तो इसमें कैसे? मोटे अनाज की खेती होगी। काय काय की होगी? बाजरा, ज्वार, मूंग, इनकी खेती होगी। और कम वर्षा वाले क्षेत्र में हमारी लाल मिट्टी होगी, कम वर्षा वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी होगी। और दूसरे नंबर पर ये सर्वाधिक भारत में मिट्टी है 18%। आगे बढ़ते हैं अगली मिट्टी पर। अगली मिट्टी हमारी काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी काली इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक तत्व पाया जाता है, टाइटेनियम। टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट। टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण, फिर से बोलिए आप लोग, टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। और यह 15% भारत में पाई जाती है, मतलब कि तीसरे नंबर पर है ये मिट्टी, है ना। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है। काली मिट्टी 15% है भारत में। ठीक है, और इसका रंग काला क्यों है? टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण है। और ये मुख्यतः कहां पर? दक्कन के पठार में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। मध्यवर्ती एरिया में है, दक्कन का पठार है, आप सभी को पता होगा नक्शे में। इसमें काय की? आयरन की मात्रा, लोहे की मात्रा अधिक होती है। अच्छा, एक पॉइंट जो याद रखने वाला बात है, वैसे तो सब मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम ही होती है, मतलब, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। काली मिट्टी में, काली मिट्टी में क्या है? ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। लेकिन इसमें क्या होगा? सोडियम और पोटेशियम की मात्रा कम होगी। सोडियम पोटेशियम की मात्रा कम होगी, लेकिन ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, है ना, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उत्तरी कर्नाटक आ जाएगा। तो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। एक बार आप इसको देख लीजिए, ये देखिए, काली मिट्टी में एक तत्व पाया जाता है टाइटेनी फेरस मैग्नेटाइट, जिसके कारण वो काली होती है। भारत में दूसरे नंबर पर है, 15% है। ये मिट्टी दक्कन के पठार में पाई जाती है। दक्कन के पठार में आपको पता ही है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक आ जाएगा। और इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। समझ गए आप? तो ह्यूमस एक तत्व होता है जो मिट्टी में नमी बनाए रखता है ना। और इसमें क्या होगा? लोहे की मात्रा अधिक होगी काली मिट्टी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आती है पर्वतीय मिट्टी। तो जो पर्वतीय मिट्टी है, इंग्लिश में इसको माउंटेन सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउंटेन सॉइल। तो ये भारत में कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो ये भारत में 8.7% पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? पहाड़ी वाले क्षेत्र में। ये और पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी? पहाड़ी क्षेत्र में और पूर्वोत्तर क्षेत्र में। जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया आपका, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपना असम वगैरह हो गए, है ना। तो इन क्षेत्रों में पाई जाएगी। और यह चट्टानों के अपक्षय और वनों की पत्तियों के सड़ने से बनती है। क्या होता है ये? चट्टानों के अपक्षय और वनों की पत्तियों के सड़ने से बनती है। इस मिट्टी में क्या होता है? इस मिट्टी में भी ह्यूमस की मात्रा प्रचुर रहती है। इस मिट्टी में भी ह्यूमस की मात्रा प्रचुर रहती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम की कमी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऊपरी वाला क्षेत्र रहेगा, हिमालय क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, कुछ हद तक पश्चिमी घाट में भी ये जो है पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको जो बताना भूल गया कि ये जो काली मिट्टी है, ये जो काली मिट्टी आग्नेय चट्टान से बनती है। ठीक है, आग्नेय चट्टान जो अपना रहेगा, जो अपना बसाल्ट रॉक रहेगा, बसाल्ट चट्टान से हमारी जो है काली मिट्टी बनती है। क्योंकि जब जो आग्नेय चट्टान, मतलब कि जो हमारा लावा रहता है,
काली मिट्टी को हम लावा मिट्टी भी कहते हैं, रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये लावा जब ठंडी होती है तो क्या होता है, आग्नेय चट्टान बनती है। तो आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण हमारा बसाल्ट है, क्योंकि जब लावा ठंडी हो जाती है तो एकदम जो टेम्परेचर रहता है उसका अत्यधिक रहता है, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा तो उसमें रासायनिक क्रिया रहेंगी, तो जब वो जम जाएगा तो बहुत सालों बाद जब वह टूटेगी वो चट्टान, तो हमारी काली मिट्टी हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसको रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं, हम लावा मिट्टी भी बोलते हैं और कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी मिट्टी भी बोलते हैं। ये बात मैं बताना भूल गया था आपको, तो मैंने आपको बता दी। तो इसको रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, लावा मिट्टी भी बोलते हैं, और ये बसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी बनती है। ठीक है, पर्वतीय चट्टान के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है, और इसमें कौन सी फसलें होती हैं, चाय, कॉफी, फल, मसाले, पर्वतीय मिट्टी में। आगे बढ़ते हैं, मरुस्थली मृदा, जहां पर जो है वर्षा बहुत कम होती है, वहां पर हमारी मरुस्थली मृदा पाई जाती है, और यहाँ के जो वृक्ष की जो पत्ती होती है वो कटीली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर पानी की कमी होती है, तो ज्यादा बाष्पोत्सर्जन के कारण पानी अगर चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस कारण वो अपना रूपांतरण कांटों में कर लेती है, ताकि वो पानी की बचत कर सके और पानी लंबे समय तक स्टोर कर सके। तो ये अपना कच्छ, गुजरात और राजस्थान बारे बेल्ट में पाया जाता है। इसमें भी बाजरा, ज्वार, सरसों जैसी फसलों का उत्पादन होता है। ठीक है, अब ये भी कैसी है, रेतीली रहती है। ये मिट्टी कैसी रहती है? रेतीली रहती है। तो इसमें काय की सैंड से याद रख लीजिए, सिलिकन की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसमें काय की कमी होगी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होगी। वृक्ष कैसे मिलेंगे? ज्यादातर कांटेदार मिलेंगे। आगे आगे चलते हैं हम। अच्छा गाइस, इसमें लेटराइट मिट्टी में मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था कि निच्छादन का मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया था, लेकिन एक चीज जो मैं बताना भूल गया कि जो लेटराइट है, लेटराइट मिट्टी जो है वो ईंट बनाने के लिए उपयोग होती है। इसका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि कौन सी मिट्टी से ईंट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें फसल कौन सी होंगी? इसमें फसल कैसी होंगी? चाय, कॉफी, मसाले, काजू, इलायची, ऐसी फसलें होंगी। चाय, कॉफी, मसाले, काजू, ऐसी टाइप की फसलें होंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन सी मिट्टी से ईंटें बनती हैं, तो आप उत्तर देंगे लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी की क्षारीयता कम करने क्या करते हैं हम? जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए हम क्या मिलाते हैं? चूना मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? चूना। अब आते हैं दलदली मिट्टी पर। दलदली मिट्टी अभी तक हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि दलदली क्षेत्र में हमारे मैग्रोव वन पाए जाते हैं, और पश्चिम बंगाल जो है वो सबसे ज्यादा मैग्रोव वन के लिए फेमस है। और जो कोस्टलाइन एरिया जो रहेगा हमारा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, है ना, इनमें भी हमारी क्या रहेगी? दलदली मिट्टी पाई जाएगी। तो इनकी जो वृक्षों की जो जड़ें रहती हैं वो दलदली क्षेत्र होने के कारण ये श्वसन नहीं कर पाती जमीन के नीचे, तो ये इनकी जो जड़ें होती हैं वो ऊपर की ओर आ जाती है श्वसन के लिए। ठीक है, ऊपर की ओर आ जाती हैं, और ऊपर की ओर आकर उनको श्वसन उनका पर्याप्त होता है ना। तो ये 1% से कम है भारत में। इसके बाद आती है लवणीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लवणीय मिट्टी बोलते हैं। मतलब कि मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगी? लवणीय मिट्टी हो गई। ये भी 1% से कम है भारत में। ठीक है, और ये कहां पर लवणीय मिट्टी को हम और क्या क्या नाम से जानते हैं? रे, कल्लर, ऊजर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं? रे, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखा गया है। तो लवणीय मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे देखा गया है? गुजरात के कच्छ में रण में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल जो होती है, इसके कण बहुत बारीक होते हैं, जो गीले होने पर चिपचिपी और सूखने पर बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। आइए अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? गेहूं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूं।
खरीफ की फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? तो खरीफ की फसल की कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर। खरीफ फसल की कटाई, खा से खचना, खा से खरीफ, इसलिए ये मानसूनी फसल है। ठीक है, तो ये सितंबर से अक्टूबर में इसकी क्या होती है? खरीफ फसल की कटाई होती है। जुताई किस पारंपरिक यंत्र से करते हैं? ऑप्शन ए पारंपरिक, आधुनिक, दोनों या कोई नहीं। तो दोनों यंत्र यूज होते हैं, पारंपरिक भी होते हैं और आधुनिक भी होते हैं। रबी की फसलों के अंतर्गत किस प्रकार की कटिबंधीय फसल बोई जाती है? तो शीत कटिबंधीय फसल, कोल्ड ट्रॉपिकल फसल जो है बोई जाती है ना, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में बोई जाती है रबी की फसल। रबी की फसल को हम क्या बोलते हैं? शीतकालीन फसल बोलते हैं। खरीफ की फसल को मानसून की फसल बोलते हैं और जायद की फसल को हम ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। अब देखते हैं हम कुछ उदाहरण। तो रबी की फसल की बुआई कब होती है? रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर। रबी की फसल की बुआई कब होती है? क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है। तो अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है और मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई होती है। रबी फसल हमारी कौन सी है? गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों है, सूरजमुखी है, अलसी है। ठीक है, तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है, कटाई मार्च से अप्रैल में होती है। खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ की फसल की बुआई जून से जुलाई में होती है। जून से जुलाई, जून से जुलाई। आपसे पूछे खरीफ की फसल की बुआई कब होती है, क्या दोगे उत्तर? जून से जुलाई में। और कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर। खरीफ फसल की कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर। बुआई कब होती है? जून से जुलाई। इसके उदाहरण कौन से हैं? मूंगफली, उड़द, सोयाबीन, मक्का, है ना, धान। फिर उसके बाद आते हैं हम जायद की फसल पर। तो इसकी बुआई कब होती है? फरवरी में, और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। इसके उदाहरण है खीरा, तरबूज, खरबूज, मूंग। ठीक है, मूंग जो है हमारी ये जायद की फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूंग की फसल है। अच्छा, एक इसमें एक्सेप्शन ये है कि मूंग की फसल हमारी खरीफ और जायद दोनों की फसल है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। आपको याद ही रखना पड़ेगा कि मूंग की फसल हमारी खरीफ और जायद दोनों की फसल है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वाराणसी में। ये किसी कृषि के टॉपिक चल रहे हैं, अभी मिट्टी हम पढ़ चुके हैं, ये कृषि के टॉपिक है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? तो भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम हमारी जो है खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक नाम देखते हैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गेहूं का नाम है टिटिकम एस्टिबम, टिटिकम एस्टिबम। चावल का नाम है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। मक्का का नाम साइंटिफिक नेम है जिया मेज, जिया मेज। आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। मूंगफली का नाम है साइंटिफिक एरेकस हाइपोजिया। फिर से मैं रिपीट करता हूं। गेहूं का साइंटिफिक नाम है टिटिकम एस्टिवन, चावल का नाम है साइंटिफिक ओराइजा सेटाइवा, मक्का का साइंटिफिक नेम है जियामेज, आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका और मूंगफली का साइंटिफिक नाम है हाइजोपिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, रबी की फसल चावल नहीं है, रबी की फसल। खरीफ की फसल मक्का है, जायद की फसल खीरा तरबूज है और कपास नकदी फसल है। सही बात है, पैसे मिल रहे हैं ना कपास को बेच के आपको, तो नकदी की फसल हुई ना। लेकिन जो रबी की फसल है ना वो शीतकालीन फसल है और चावल हमारी जो है मानसूनी फसल है, तो इसलिए ये खरीफ की फसल है, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, रबी की फसल नहीं होगी चावल। आम की नीलम और अल्फांजो के मध्य क्रॉस से किस सकर किस्म का फल बनता है? तो रत्ना। कौन सा बनता है? नीलम और अल्फांजो को क्रॉस करके रत्ना बनता है। निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? गन्ने से पैसे कमाते हो आप, मतलब अधिकतम बेचते ही है, मार्केट में लग रहा है, कपास से भी हो रहा है, केले से भी हो रहा है, तो ये बाजरा होगा, बाजरा ये उत्तर होगा, व्यापारिक फसल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ फेमस क्रांति हैं
जिनको हम पढ़ते हैं, तो लाल क्रांति जो है वो काय के लिए फेमस है? टमाटर और मांस। टमाटर और मांस दोनों लाल होते हैं, इसलिए लाल क्रांति। टमाटर और मांस दोनों लाल होते हैं, इसलिए लाल क्रांति। ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। सुनहरी क्रांति काय के लिए है? फलों के लिए। सुनहरी क्रांति काय के लिए है? फलों के लिए है। याद रखिए, सुनहरी क्रांति फलों के लिए। श्वेत क्रांति किसके लिए है? दूध के लिए। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। सफेद मतलब श्वेत होता है, तो श्वेत क्रांति काय के लिए होगी? दूध के लिए होगी। हरित क्रांति काय के लिए होगी? अपने खाद्यान्न के लिए। हरित क्रांति काय के लिए होगी? खाद्यान्न के लिए। खाद्यान्न कैसा होता है? हरा भरा रहता है। फसलें कैसी रहती हैं? हरी भरी रहती हैं। तो हरित क्रांति काय के लिए होगा? खाद्यान्न के लिए होगा। पीली क्रांति काय के लिए होगी? तिलहन के लिए होगी। पीली क्रांति तिलहन के लिए होगी। नीली क्रांति काय के लिए होगी? मत्स्य पालन के लिए होगी। नीली क्रांति काय के लिए होगी? मत्स्य पालन के लिए। अधिकांश मछली नीली दिखेंगी ना आपको, तो नीली क्रांति काय के लिए होगी? हमारी मत्स्य पालन के लिए। रजत क्रांति काय के लिए होगी? अंडे के लिए। रजत क्रांति काय के लिए होगी? अंडे के लिए होगी। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रब कर देता हूं मैं, बार बार ऐसा हो रहा है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है। कौन है? स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसका उत्तर है स्वामीनाथन। 1966 से 67 में हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए बढ़ावा के लिए हुई थी, और इससे सबसे ज्यादा प्रभाव जो राज्य थे वो पंजाब और हरियाणा थे। इसमें ही एक क्वेश्चन अधिकांश पूछ लिया जाता है, तो भारत में अगर पूछे हरित क्रांति के जनक तो स्वामीनाथन बोलेंगे, लेकिन अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो इसका उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग जो है विश्व हरित क्रांति के जनक हैं। और अगर श्वेत क्रांति के विश्व में जनक कौन है? व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति के जनक कौन है विश्व में? तो वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। हवा में वनस्पति उगाने की विधि को हम एरोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोपोनिक्स। हवा में वनस्पति उगाने की विधि को हम एरोपोनिक्स बोलते हैं। खालिस्तान में खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल को बोया जाता है। खालिस्तान में खड़ी फसल के नीचे अन्य फसल को बोया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेकिसी। रिलेकिसी। अच्छा, ये वाला तो आप लोगों को पता ही होगा कि दालों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा दाल का उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज्यादा दाल कहां होती है? मध्य प्रदेश में। भारत में निम्न में से कौन सी वाणिज्य मतलब कॉमर्शियल फसल है? ठीक है, तो गन्ना भी है, तंबाकू भी है, जूट भी है, सभी हमारी वाणिज्य फसल है। अब कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि कौन से अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो सब्जी का अध्ययन जो रहता है उसको ओलिरे कल्चर कहते हैं। सब्जी के अध्ययन को ओलिरे कल्चर कहते हैं। फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। सॉरी, माफ कीजिए, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं, और फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं मैं, सब्जी के अध्ययन को हम ओलिरे कल्चर बोलते हैं। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी बोलते हैं, और फूलों की खेती को हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। पेड़ा या झूम कृषि कहां प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? पेवेपर सोमनीफेरम। पेवेपर सोमनीफेरम। कॉफी की उच्चतम किस्म कौन सी है? तो अरेबिका। अरेबिका जो है कॉफी की उच्चतम किस्म है। अरेबिका कॉफी की उच्चतम किस्म है। खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है, तो ये सरसों जो है वो रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। मक्का खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, कपास खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों रबी की फसल है। तो इस सही उत्तर होगा सरसों। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान पेरू में है। कहां पर है? पेरू। अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान पेरू में है। सूटकेस फार्मिंग किसको कहते हैं? तो घर से दूर रहकर जो कृषि करते हैं उसको हम सूटकेस फार्मिंग कहते हैं। कहते नहीं है कि सूटकेस लेके हम कहां जाएंगे? घर से बाहर जाएंगे ना, तो घर से दूर रहकर कृषि सूटकेस फार्मिंग। रंजीत सब वन क्या है? ये चावल की एक किस्म है। रंजीत सब वन क्या है? चावल की एक किस्म है।
नूरजहां किस फसल की किस्म है? आम की। नूरजहां किस फसल की किस्म है? आम की। बाहुबली किस फसल की किस्म है? गन्ने की। बाहुबली किस फसल की किस्म है? गन्ने की। गन्ना कैसा रहता है? बाहुबली जैसा बड़ा रहता है ना, तो इसलिए बाहुबली मतलब गन्ना। सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब कि रेशम कीट पालन। रेशम कीट का पालन मतलब सेरिकल्चर। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं। तो सेरिकल्चर मतलब कि रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी का पालन। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइप की हम खेती पढ़ते हैं। झूम खेती पर आते हैं, जिसको हम इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। तो यह क्या है? एक प्राचीन कृषि पद्धति है। तो इसमें क्या होता है? इसमें वन भूमि को साफ कर, पेड़ पौधे को जलाकर, उस राख को उर्वरक के रूप में उपयोग कर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। मिट्टी की उपजाऊता कम होने पर भूमि छोड़कर वहां के लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जो जनजातीय प्रजाति है, वो धरती को अपनी मां मानती है, तो धरती में वो हल नहीं चलाती, धरती को वो चीर नहीं सकते, उनका ऐसी मान्यता है। तो वो क्या करते हैं? वो पेड़ों को या जंगलों को जलाकर मिट्टी के ऊपर जब वो राख बन जाती है तो उसको बिछा लेते हैं। तो अब क्या होता है? उसी में वो फसल उगाते हैं। फिर क्या होता है कि 3-4 साल बाद जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो वो दूसरी जगह पर पलायन कर लेते हैं, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? इस खेती का, ठीक है, ये वनों को काटकर और जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं। 2-3 साल के बाद उर्वरता कम होने पर किसान उस जमीन को छोड़ देते हैं। पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। कुदाल, खुरपी, लकड़ी, लाठी, पारंपरिक औजार उपयोग करते हैं। यह मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है। मध्य प्रदेश में झूम खेती का नाम बेबार दहिया है। और इसके नुकसान क्या है? जब आप पेड़ काटोगे तो वन की कटाई हो रही है और मृदा अपरदन भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सुनहरी क्रांति से संबंधित है बागवानी। खाद्यान्न, तिलहन, कपास, तो इसमें बागवानी होगा। क्या होगा? बागवानी। पद्मश्री विजेता बाबूलाल दहिया का संबंध कैसे है? जैविक कृषि। पद्मश्री विजेता बाबूलाल दहिया का संबंध जैविक कृषि से है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। भारत का पहला जैविक कृषि राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर इस बार पूछ भी सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में। तो भारत का पहला जैविक कृषि राज्य सिक्किम है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो सोलापुर में है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र हमारा सोलापुर में है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं व्यापारिक वाणिज्य, कॉमर्शियल फार्मिंग पर। तो ये क्या, कैसी फार्मिंग है? लाभ कमाने के उद्देश्य से है ये। इसमें क्या होता है? बड़े पैमाने पर की जाती है ये कृषि, और ये आधुनिक खेती है। कैसी है? आधुनिक खेती। मुख्यतः बाजार में बेचने उगाई जाती है। ये कैसी खेती है? बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती है। और इसका क्या है? निजी उपभोग है। कैसा उपभोग है? निजी। आगे बढ़ते हैं, गहन कृषि। तो ये गहन कृषि क्या है? गहन कृषि, ये देखिए गहन कृषि क्या है। ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें जो क्या होता है, जो भूमि का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। तो उसमें क्या करते हैं? ये उर्वरक, कीटनाशक और बहुत श्रम करते हैं और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। तो सीमित क्षेत्र में ये उच्च उपज वाले बीज का अधिक उपयोग करते हैं और प्रति इकाई क्षेत्र में अधिकतम फसल उत्पादन प्राप्त किया जाता है। सीमित क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा इनको फसल प्राप्त होती है। कैसे होती है? आधुनिक बीज का उपयोग करते हैं, बहुत ज्यादा उर्वरक, बहुत ज्यादा कीटनाशक का उपयोग करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें सीमित क्षेत्र में अधिक फसल का उत्पादन हो। यह मुख्यतः उच्च जनसंख्या। तो ये कृषि कहां पर होती है? गहन कृषि या इंटेंस फार्मिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जहां पर जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में अपनाई जाती है, जहां जमीन कम हो लेकिन उत्पादन बढ़ाने का दबाव हो। निर्वाह कृषि क्या होती है? सब्सटेंस फार्मिंग। तो ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें किसान मुख्य रूप से अपने और अपनी परिवार के भरण पोषण के लिए, निर्वाह मतलब कि घर चलाने के लिए एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, उसके लिए छोटे भूखंडों पर पारंपरिक तरीकों से फसलों का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ अपना पेट पालना है, तो बाजार के लिए उपजाना नहीं बल्कि स्वयं खाद्य जरूरतों को पूरा करना निर्वाह कृषि है। आगे बढ़ते हैं, रोपण कृषि। रोपण कृषि हमारी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है।
रोपण मतलब जिसको हमें रोपा जाए, जैसे चाय को रोपते हैं, रबड़ को, कॉफी को, गन्ना को, केला को, काजू जैसी एकल ये नकदी फसलें हैं, तो इनको हम नकदी फसलें भी बोलते हैं, कैश क्रॉप। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित कृषि, फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, या फिर एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना मिश्रित कृषि होती है। इसमें आप पशुपालन भी कर सकते हैं फसल के साथ, या एक साथ दो फसल भी उगा सकते हैं, तो इसको हम मिश्रित कृषि बोलते हैं। यह आय का दोहरा स्रोत है, यदि एक फसल खराब हो जाए तो दूसरे पर आय सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगले लेक्चर में हम अगली वीडियो के साथ आएंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूं, इंपॉर्टेंट नॉलेज देता रहूं। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आए। थैंक यू।